चैप्टर 4 का हम 4.2 कर रहे हैं। आप देखिए पहले क्वेश्चन में क्या लिखा है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन, मतलब फैक्टराइजेशन मेथड से हमें रूट्स निकालने हैं। गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। अब देखो मूल जो है ना फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे निकलते हैं, तो आपने जो सेकंड चैप्टर में 2.2 में एक्सरसाइज में जीरोज निकाले थे ना, शून्य के निकाले थे, तो बिल्कुल जो शून्य का आए थे ना वही उसके मूल भी थे, रूट्स भी सेम थे जो जीरोस थे, तो बिल्कुल उसी तरीके से निकलेगा। कैसे निकला था वो, इक्वल टू जीरो हम रखते थे, यहां पर इक्वल टू जीरो दिया होगा आपको, उसके बाद वैसे ही बीच वाले का फैक्टर करेंगे, मतलब बीच वाले को दो संख्या में तोड़ेंगे, दो गुणनखंड आएंगे, दोनों फैक्टर्स को हम दोनों गुणनखंड को जीरो के बराबर रख के एक्स की वैल्यू निकाल देंगे। बिल्कुल वही था, जैसे जीरो है वैसे ही निकालेंगे हम इसके रूट्स भी फैक्टराइजेशन मेथड से। देखो रूट फैक्टराइजेशन से निकाल रहे हैं यहाँ पर, और भी दो मेथड है आपके इस चैप्टर में, वो भी देखेंगे। पहले फैक्टराइजेशन मेथड देखिए, बिल्कुल सेम वैसा ही। क्या करेंगे, इस 3x को दो संख्या में तोड़ते हैं। देखो गुणा करने पर क्या आए, 1 गुना माइनस का 10, ऐसे ही तोड़ते हैं ना। वो दो संख्याएं ढूंढते हैं जिनकी गुणा माइनस का 10 आए, ये गुणा ये आए, गुणा -10 आए, और जोड़ने पर दोबारा से यही आ जाए -3, क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर -3 को तोड़ रहे हैं तो दोबारा जोड़ने पर -3 आना भी चाहिए। अब देखिए क्या है दो संख्या, वो देखो 2 पंजे 10 होता है, बहुत सिंपल। माइनस का 10 कब आएगा, जब इन दोनों में से कोई सा एक माइनस हो जाएगा। और अगर मैं 5 और 2 में से कौन सा माइनस करूं कि आंसर माइनस का 3 आए जोड़ने पर, तो जोड़ने पर माइनस का आंसर कब आता है, जब बड़े वाला माइनस हो। तो -5 और प्लस का 2, इन दो में तोड़ेंगे हम, तो एक्स स्क्वेयर को तोड़ेंगे आप, प्लस का तो 2x हो जाएगा, माइनस का 5x, और -10 है ही बराबर 0। उसके बाद इसकी आप कॉमन लेके फैक्टर कर देंगे। कॉमन कैसे आएगा, इन दोनों में x कॉमन आएगा, तो क्या अंतर बचेगा, x प्लस 2, इधर -5 कॉमन आएगा, क्या अंतर बचेगा, x प्लस 2 बराबर 0। देखो 5 भी कॉमन ले सकता था, लेकिन दिक्कत है कि यहां पर x प्लस 2 है, तो यहां भी x प्लस 2 ही आना चाहिए, माइनस वाला नहीं आना चाहिए, ताकि ये दोनों फिर से कॉमन ले सके। हम इसको फिर कॉमन लेते हैं, जो बोलते हैं ना कि एक बार एक जैसे लिख दो, एक बार ये अलग वाले लिख दो। असल में हम इसमें कॉमन लेते हैं, x प्लस 2 यहां भी कॉमन लेते हैं, यहां भी कॉमन ले लेते हैं बाहर, बराबर 0 आया। अगला काम, इन दोनों को बारी बारी 0 के बराबर रख दो, x प्लस 2 बराबर 0, और ऐसे ही x माइनस 5 बराबर 0, तो x बराबर माइनस का 2, x बराबर प्लस का 5। ये दो आपके क्या आ गए, रूट्स आ गए, तो आप लिख देंगे रूट्स, मूल। तो ये दो मूल कौन से हैं, तो माइनस का 2 और प्लस का 5, ये आपके दो रूट्स आए। यहां भी वही काम करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है रूट्स। कैसे निकलेगा, इस बीच वाली को दो संख्या में तोड़ेंगे। कौन सी दो संख्या, तो उनकी गुणा क्या आनी चाहिए, तो उनकी गुणा करके आनी चाहिए आपकी ये और ये, यही होता है ना, गुणा करके क्या आनी चाहिए, तो इसकी और इसकी गुणा के बराबर आए। तो आप क्या लिखोगे, देखो √2 और 5 √2 की गुणा क्या होती है, तो 10 होती है। देखो √2 गुणा √2 2, और 5 दूनी फिर वही 10 हो जाता है। तो गुणा आए 10, जोड़ने पर आए 7। ये तो बहुत ही सिंपल है, 2 पंजे 10 होता है, जोड़ने पर 7 आता है। तो 5x और 2x में तोड़ दो आप, मान लो √2x स्क्वायर प्लस 2x जमा 5x में तोड़ दिया, और 5 √2 है ही, सिंपल, बराबर में 0 है। अब आगे क्या सोल्व करेंगे, इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, तो बहुत सिंपल सी बात है, याद रखना 2 और √2 में हमेशा √2 कॉमन होता है। क्यों, क्योंकि 2 किसके बराबर होता है, √2 गुना √2 के तो बराबर होता है। 2 में भी 2 2 में भी √2 2 बार होता है, इन दोनों में गुणा करके ही 2 आता है। तो अगर मैं इन दोनों में कॉमन की बात करूं, तो √2 कॉमन है, इसमें √2 कॉमन है, और x तो दोनों में है ही कॉमन। तो जब √2x से इसको करेंगे डिवाइड, तो यहां पर बचेगा x, यहां क्या बचेगा, देखो 2 को जब √2 से डिवाइड करते हैं ना, तो क्या बचता है, √2 बचता है। कैसे बचता है, अभी बताया, 2 क्या होता है, 2 की जगह आप लिखते हो √2 गुणा √2, तो ऑटोमेटिक एक √2 से एक √2 कट जाता है, और एक √2 बचता है। तो सिंपल, x प्लस यहां बचा √2, यहां पे सेम 5 कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा, x प्लस √2 बराबर 0। अब यहां देखो क्या बचा, ये जो एक जैसा है उसको पहले लिख दो, x जमा √2 बराबर, और गुणा में x, सॉरी क्या लिखा है, √2x प्लस 5 बराबर 0। अब आगे क्या काम करना है आपको, इसको भी 0 के बराबर, इसको भी 0 के बराबर, तो x प्लस √2 इज इक्वल टू 0, √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहां से x की वैल्यू निकली माइनस का √2, और यहां से x की वैल्यू क्या निकलेगी, पहले √2x बराबर -5, x बराबर -5 अपॉन √2, x बराबर क्या हुआ, -5 अपॉन √2। अब देखो रूट्स बराबर मूल बराबर क्या है, तो मूल है आपके -√2
और माइनस का 5/√2। सिंपल, 2 मूल आ गए आपके। तो ऐसे निकलते हैं रूट्स। इसके और एक दो पार्ट जो है ना, देखो एक कर देता हूं चलो, और इसका फोर्थ पार्ट और देखो कैसे करेंगे, सेम प्रोसेस, लेकिन देखो आपकी मर्जी। अब चाहो तो ये बटे वाला 8 हटा भी सकते हो। कैसे हटता है, इन सभी की 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे वाला 8 हट जाएगा। तो आप लिख देंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 8। दोनों पक्षों की 8 से गुणा करने पर, दोनों पक्षों की 8 से गुणा करने पर, तो देखो दोनों पक्षों की 8 से गुणा करने पर क्या आएगा, तो सिंपल सी बात है, इसको 8 से गुणा करेंगे 8 दूनी 16x², इसकी करेंगे 8x, इसकी करेंगे तो 1 बराबर 0। अब इसको सोल्व कर सकते हो कैसे, गुणा करने पर आए 16, बीच वाले को ब्रेक करेंगे 2 में, गुणा करने पर 16 आए और माइनस का 8 आए दोबारा जोड़ने पर, तो कैसे आएगा। तो एक बात बताऊं, 4 चौक 16 होता है, देखो होता 2 8 16 भी है, लेकिन कैसे भी जोड़ने पर वो 8 आ सकता है, 2 और 8, तो वही 4 चौक 16 होता है। अब देखो दोनों जो गुणा का आंसर है वो प्लस का चाहिए, तो गुणा का आंसर प्लस कब आता है, जब या तो दोनों माइनस हो या दोनों प्लस हो। तो दोनों प्लस अगर हो जाएंगे तो फिर जोड़ने पर -8 नहीं आएगा, तो दोनों को हम माइनस का कर देंगे, -4 और -4, जोड़ने पर -8, गुणा करने पर प्लस का 16। तो क्या मिला मुझे, -4x और -4x। तो आप 16x² को तोड़ देंगे, उसके बाद इसको -4x और -4x में तोड़ देंगे 8x को, बराबर 0। यहां से देखिए जरा क्या आएगा, देखो 4 कॉमन लेता हूं मैं, 4x कॉमन लिया, अंदर क्या बचा x -1। सिमिलरली यहां पे माइनस का 4 कॉमन लिया तो x -1। भाई माइनस का 4 क्यों कॉमन लिया, तो अगर मैं प्लस का 4 कॉमन ले लेता तो ये बताओ यहां पर आ जाता प्लस का x, और यहां पर सॉरी यहां पर आ जाता माइनस का x, और ये आ जाता प्लस का, लेकिन मुझे अपोजिट चाहिए था। मतलब कहने का मतलब यहां वाला और यहां वाला बराबर रखना पड़ता है हमें, उसके लिए आप माइनस या प्लस कॉमन लें, क्या लें वो सोचना पड़ता है आपको। तो अगर मैं यहाँ पर माइनस कॉमन नहीं लूंगा ना, तो आप खुद समझ सकते हो, अगर मैंने 4 प्लस का कॉमन लिया तो x वाला माइनस का हो जाएगा, जबकि x वाला प्लस का चाहिए, 1 वाला माइनस का चाहिए, इसीलिए -4 कॉमन लिया, बराबर 0 है ही। अब x -1 पहले लिख दो और ये 4x -4 बाद में लिख दो, बराबर 0। अब एक बात बताऊं, देखो वैसे चाहो ना गुणनखंड इसका और हो सकता है, इसमें से भी 4 बाहर आ सकता है, पर डायरेक्ट करता हूं। अब देखो x -1 बराबर 0, 4x -4 बराबर 0। अब देखो यहां से x का मान आया 1, यहां से x का मान क्या आएगा, तो ये उधर जाके प्लस का 4 और बटे में 4 1। समझ में आई ना बात, देखो पहले प्लस का 4 हो जाएगा, फिर गुणा वाला बटे में आ जाएगा, इकट्ठा कर दिया मैंने। अब दोनों में 1 आया ना, तो देखो 2 बराबर रूट भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपने जीरोस निकाले थे, शून्य भी तो 2 बराबर आ सकते थे, तो मूल भी 2 बराबर आ सकते हैं। तो रूट्स क्या होंगे इसके, रूट्स या मूल, इसके मूल होते हैं आपके 2 हो गए, 1 और 1। अब देखो क्वेश्चन 2 जो है इसका, क्वेश्चन 2 में सिर्फ इतना कह रहा है कि जो एग्जाम्पल में आपको दिया हुआ है ना, एग्जाम्पल नंबर है कोई सा, अभी बताता हूं कि एग्जाम्पल 1 में, जो उदाहरण 1 में दी गई इक्वेशन है ना, दोनों समीकरण, उसको सोल्व कीजिए। उसको आप सोल्व करोगे तो उसमें जो पूछा है वो निकल आएगा। देखो x का मान का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो इस क्वेश्चन में पूछ लिया कि संख्या ज्ञात कीजिए, तो x का मान का मतलब क्या है, जो x की वैल्यू आएगी वो संख्या आएगी। तो वैसे ही एग्जाम्पल 1 में ना मार्बल्स की संख्या पूछी हुई है और एक चीज पूछी हुई है टॉयज की संख्या, तो जो भी x की वैल्यू जाएंगी दोनों इक्वेशन से, वही मार्बल्स और टॉयज की संख्या हो जाएंगी। तो इक्वेशंस वैसे ही सोल्व होंगी जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में करी। तो एग्जांपल नंबर 2 आप अपने आप कर लेना, एग्जांपल नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 है इसका। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है, फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। मतलब 2 नंबर निकालने हैं हमको जिनका सम तो 27 है और प्रोडक्ट 182 है। ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 हो। तो बहुत सिंपल, देखो योग 27 का मतलब यही होता है कि अगर एक संख्या x है तो दूसरी क्या होगी, 27 माइनस x होगी। सिंपल, जब भी आपका सम दिया हो ना 2 नंबर्स का और एक नंबर आप x मानोगे, दूसरी ऑटोमेटिक क्या होगी, तो जो सम है उसमें से घट जाएगी x, अपने आप वो दूसरी नंबर आती है। तो दोनों संख्याएं, ठीक कैसे मानेंगे, लेट द नंबर्स, माना संख्याएं, माना संख्याएं, तो क्या होंगी संख्याएं, तो एकदम सिंपल सी बात है, अगर आपने एक x मानी दूसरी क्या हो जाएगी 27 माइनस x, क्यों, क्योंकि दोनों का सम 27 है। उसके बाद हमें क्या दिया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार मुझे यह कह रहा है कि दोनों का गुणनफल, दोनों का प्रोडक्ट 182 है, मतलब कि x की गुणा अगर 27 माइनस
x से कर दूं तो क्या है 182 है, तो एकदम सिंपल इसकी गुणांतर करो 27x माइनस एक्स स्क्वेयर और ये इधर आएगा माइनस का 182 बराबर 0। देखो आपको स्टेप बाय स्टेप करना होता है, ऐसा नहीं डायरेक्ट कर दूं, मतलब पहले आप गुणा करोगे 182 उधर रहेगा फिर 182 इधर आता है। अब देखिए पहले तो एक्स स्क्वेयर पहले लाइए, माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 27x माइनस 182, यही स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ना ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। उसके बाद देखिए एक्स स्क्वेयर कभी भी माइनस का नहीं रखना है, हमें क्या करना है इसको प्लस का कर देना है। कारण देखिए क्यों, क्योंकि देखो वर्ग जब किसी का करते हैं तो क्या कोई माइनस हो सकता है, कभी भी मान लो यहाँ पर कोई संख्या अगर माइनस की भी होगी तो भी तो उसका प्लस हो जाएगा स्क्वायर करते, तो ये माइनस की नहीं रखते, आप क्या करते हैं माइनस एक से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो माइनस एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस का हो जाएगा 27x और प्लस का 182। देखो भाई माइनस एक से मल्टीप्लाई का मतलब यही तो है कि चिन्ह बदल जाएंगे। उसके बाद आप देखिए कैसे सोल्व होगा ये, तो सिंपल आपको इसको ब्रेक करना है दो संख्याओं में और गुणा करके ले आना है। अब देखिए समझ रहा गुणा आनी चाहिए 182, जोड़ने पर आए 27, तो याद रहे एकदम है वैसे सिंपल, देखो 3 निम 27 भी होता है लेकिन क्या सॉरी गुणा 182 चाहिए ना और जोड़ने पर 27 चाहिए, तो एक समझना 13 और 14 ये दो नंबर है, जरा से देखो इनको 13 गुना 14 करो, 14 तिया 42 हासिल 2 और 14 एकम 14 उससे हासिल 4, 14 एकम 14 18 182 आता है। ऐसे ही आपका 27 जोड़ने पर भी आ जाता है, तो क्या हो जाएगा 13 और 14, लेकिन हमें जोड़ने पर माइनस का चाहिए, तो माइनस का कब आता है जोड़ने पर जब दोनों माइनस हो, तो सिंपल है कि एक्स स्क्वेयर माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182। ऐसा क्यों किया हमने, कोई देखो दोनों माइनस के होंगे तो गुणा तो प्लस की आएगी, बाकी तो आप समझ चुके हो अब तक इतने सारे फैक्टर्स किए हैं हमने, आराम से समझिए फैक्टर करने कैसे, मैंने वैसे ही बता दिया। आप इसको तोड़ेंगे दो संख्याओं में तो दो संख्या ढूंढनी कैसे हो पता है आपको, कैसे इन दोनों की गुणा ये आए और जोड़ने पर दोबारा यही आए। अब देखिए x कॉमन आएगा तो x माइनस 13, यहां से आप क्या कॉमन लोगे तो माइनस का 14 कॉमन लोगे तो x माइनस 13 आएगा, यहां भी 0, x माइनस 13 बराबर 0, x माइनस 14 बराबर 0, यही होगा ना। पहले लिखेंगे इसको आप कि x माइनस 13 हो गया ये और x माइनस 14 हो गया ये, अलग अलग लिखेंगे पहले इन दोनों को। अब एक बार x माइनस 13 बराबर 0, एक बार x माइनस 14 बराबर भी 0, तो x की वैल्यू आई 13 और x की वैल्यू आई 14, तो एक नंबर 13 है दूसरे नंबर 14 है। देखो सिंपल सी बात है, x की दो वैल्यू क्यों आएंगी, क्योंकि x दो नंबर भी तो मान रखे हैं हमने, तो x की वैल्यू क्या आएगी, अगर मान लो सिर्फ एक भी आए, मान लो 13 आती तो भी तो दूसरी ऑटोमेटिक 27 में 14, 13 घट के 14 आ जाती, तो वही वाली बात है आपकी क्या होगी, अब लिख दोगे नंबर्स, संख्याएं कौन कौन सी हैं, तो वो संख्याएं आपकी x सॉरी x नहीं x के मान भरोगे ना तो 13 और 14, सिंपल, तो कुछ है नहीं ऐसा। देखो x का मान 13 रखो या 14 रखो एक ही बात आएगी, 14 और 13 दो ही नंबर निकल के आएंगी, 13 14 या 14 13 आएंगी वही दोनों नंबर्स। क्वेश्चन 4 और 5 लिखा है यहाँ पर, फोर्थ क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। टू कंसेक्यूटिव इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ व्हिच स्क्वायर इज 365, मतलब फाइंड लिखा है यहाँ पे, फाइंड टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, मतलब दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स निकालने हैं जिनके स्क्वायर का सम 365 है, समझ रहे हो ना। सम किसका, स्क्वायर का, उन दोनों नंबर का सम नहीं है, उन दोनों नंबर के स्क्वायर का सम है। अब देखिए दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है, तो पहले क्या करेंगे दोनों क्रमागत पूर्णांक मानेंगे। आपको बताया है मैंने क्रमागत का मतलब क्या होता है, कल ही बताया था ना पिछली एक्सरसाइज में कि क्रमागत पूर्णांक का मतलब ये होता है कि अगर एक x है दूसरा x प्लस 1 है, सिंपल। और देखो एक बात याद रखना, ये क्या है पॉजिटिव इंटीजर्स है, तो कई बार ना x की वैल्यू मान लो माइनस आ जाती है, तो जब इसने बोल दिया कि पॉजिटिव इंटीजर्स है तो क्या x की जो वैल्यू माइनस है वो हो सकता है इसका रूट इंटीजर, नहीं हो सकता ना। कहने का मतलब देखो ये तो पॉजिटिव इंटीजर्स है, या और भी ऐसे चीज पूछी जाती है, जैसे मान लो अगले में क्या पूछा है, अगले में साइड्स पूछी है, तो कभी साइड्स माइनस में होती है, कभी होती है किसी ट्रायंगल की साइड माइनस 2 सेंटीमीटर या माइनस 5 सेंटीमीटर। तो वही कहना चाह रहा हूं मैं कि अगर रूट हम जब निकालते हैं ना, और अगर ऐसी कोई चीज पूछी है जो कि पॉजिटिव ही होती है, तो जो x की वैल्यू नेगेटिव वाली आती है उसको हम असंभव लिख देते हैं, इम्पॉसिबल लिख देते हैं, या फिर बोल देते हैं कि ये नहीं हो सकता इसका मान, और प्लस वाला ही मानते हैं सिर्फ, यही कह रहा हूं मैं। इधर देखिए पहले इसको सोल्व करते हैं, क्या लिखेंगे, लेट टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, लेट टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, मतलब माना दो क्रमागत
धनात्मक पूर्णांक, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, क्या होंगे वो दोनों? तो सिंपल मानोगे आप क्या, x और x प्लस 1, x या x प्लस 1 मान लोगे। तो ये बात बताइए हमें क्या दिया है कि उनके स्क्वायर का सम, उनके वर्गों का योग 365 है। तो देखो जरा कैसे होगा वर्गों का योग, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार। एक बात बताइए, हमें यही दिया है ना कि उनके वर्गों का योग मतलब x का स्क्वायर जमा x प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 365। यही तो दिया है हमें कि उन दोनों के वर्गों का योग 365 है। तो इसका भी वर्ग कर दिया, इसका भी वर्ग कर दिया, दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दिया। अब देखिए ये तो हो गया एक्स स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, ए प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला लगाया बराबर 365। इसको जब आगे सोल्व करेंगे तो ये होगा आपका एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, ठीक। और ये आपका होगा एक में इधर आके 365 घट जाएगा। पहले तो x वाला देखो कहाँ है, ये 2x हो गया और आपका ये एक में 365 घट जाएगा इधर आके बराबर 0। आगे लिखोगे इसको 2x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 364। अब देखिए यहां पर 2 कॉमन आता है ना, देखो सभी 2 से भाग होते हैं तो सभी को 2 से भाग दे देंगे। लिखते हैं आपकी डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई 2, दोनों पक्षों को 2 से भाग देने पर फिर 2 से भाग देंगे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 182। अब सोल्व करेंगे आप इसको वैसे ही जैसे करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। तो वही मैं कह रहा हूं कि देखो जितना हो सके उतनी छोटी नंबर चाहिए होती है हमें, ताकि हमें समझने में आसान नहीं होगी किसकी गुणा करके ये आएगा। तो वही आप जब तक डिवाइड होता रहे किसी एक टर्म से डिवाइड करके एकदम छोटे वाली वैल्यू ले आते हैं। अब इसको आप आराम से सोल्व कर सकते हैं। और जो x की वैल्यू आई, देखो x की वैल्यू इसमें माइनस भी आ सकती है, लेकिन अगर आपकी कोई माइनस आती है तो आप क्या लिख देंगे, सिर्फ इतना लिख देंगे कि ये असंभव है। और जो प्लस वाली है वो आपकी इंटीजर हो जाएगी, सिंपल। मान लो इसको चलो मैं सोल्व कर ही देता हूं। हमें क्या चाहिए, गुना चाहिए 182, जोड़ने पर चाहिए 1, यही चाहिए ना। अब जरा बताओ कौन सी ऐसी संख्या है जिनकी गुणा 182 है। देखो गुना चाहिए 182, 1 गुणा 182, वो भी माइनस का चाहिए और जोड़ने पर आए प्लस का 1। कैसे, कौन सी ऐसी दो संख्याएं? तभी पिछले क्वेश्चन में तो हमने किया, देखो 182 किन दो की गुणा आती है, तो 13 और 14 की गुणा 182 आती है ना। और उसके बाद हमें क्या चाहिए, देखो माइनस का 182 चाहिए। तो माइनस का 182 गुणा तो सिर्फ तब आएगी जब इन दोनों में से कोई सा एक माइनस का हो। 13 माइनस कर लूं या 14 माइनस कर लूं, तो देखो मुझे जोड़ने पर चाहिए प्लस वाला 1, तो जोड़ने पर प्लस वाला चाहिए मतलब कि बड़े वाला तो प्लस का ही चाहिए, तो छोटे वाले को माइनस का कर देंगे। तो क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस का 14x माइनस का 13x, देखो माइनस का 13x और माइनस 182 बराबर 0। इसको जब आप सोल्व करोगे तो ये आएगा x कॉमन, तो x प्लस 14। ऐसे ही यहां पर माइनस का 13 कॉमन, x प्लस 14 बराबर 0। अब देखो जरा दो फैक्टर है यहां पर, ऊपर लिखता हूं जरा, यहां पर कौन से दो फैक्टर है जरा देखना। तो दो फैक्टर है आपके ये वाले, x प्लस 14 और x माइनस 13 बराबर 0। जब आप x की वैल्यू निकालोगे तो एक तो आएगी, दोनों को 0 के बराबर रखोगे तो एक बार x प्लस 14 को 0 के बराबर, एक बार x माइनस 13 को 0 के बराबर। तो एक x की वैल्यू आई माइनस 14 और एक x की वैल्यू आई 13। तो यही मैं कह रहा था कि देखो ये माइनस का आ गई ना, लेकिन उसने बोला क्या है कि पॉजिटिव इंटीजर्स है। तो अगर पॉजिटिव इंटीजर्स है तो क्या कभी माइनस हो सकती है? बिल्कुल नहीं। तो इसका मतलब x की वैल्यू 13 है ना कि 14। तो x की वैल्यू क्या है 13, तो इसका मतलब ये लिख देंगे आप असंभव, इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल लिख के इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल लिख दोगे। उसके बाद क्या लिख देंगे कि टू पॉजिटिव इंटीजर्स, दो धनात्मक पूर्णांक कौन कौन से हैं, तो आपके दो धनात्मक पूर्णांक है 13 और 14, सिंपल। तो यही मैं कह रहा हूं अगर x की वैल्यू माइनस आ जाए, और जो कि माइनस हो नहीं सकती है, देखो कई वैल्यू माइनस हो सकती है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर सिर्फ इंटीजर बोलता तो माइनस 14 और 13 भी हो सकती थी, लेकिन इसने पॉजिटिव इंटीजर्स बोला, इसीलिए आप ये करेंगे, ठीक। इसको असंभव मान लेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन इसका, द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। मतलब एक राइट ट्रायंगल है, उसका एल्टीट्यूड जो है ना वो 7 सेंटीमीटर लेस है, कम है उसके बेस से। इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर फाइंड अदर टू साइड्स। अगर हाइपोटेन्यूज 13 सेंटीमीटर है तो दो अदर साइड्स बताइए। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है यदि
कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होती है? ये वाली होती है। देखो ये होता है इसका एल्टीट्यूड, जिसको कि ऊंचाई बोलते हैं, ठीक। ये होता है बेस, जिसको कि आधार बोलते हैं ना, आधार। इसको बोलते हैं एल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर भी बोलते हैं, एल्टीट्यूड ऊंचाई। और ये जो सबसे बड़े वाली भुजा होती है 90 डिग्री के, उसे बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, कर्ण। तो एक सिंपल सी बात है, यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगती है, पाइथागोरस प्रमेय लगती है। पाइथागोरस प्रमेय सभी ने पढ़ी होगी, बहुत बार पढ़ी होगी। क्या होती है कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है, जो इस कर्ण का वर्ग होता है, बराबर होता है किसके? एल्टीट्यूड स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, आधार स्क्वायर जमा ऊंचाई का वर्ग, है ना। तो वही यहाँ पे यूज होगा। बस आप पहले मानोगे कि इन ए राइट ट्रायंगल, इन ए राइट ट्रायंगल मतलब एक समकोण त्रिभुज में, एक समकोण त्रिभुज में, एक समकोण त्रिभुज में क्या है? तो एक बात सोचिए जरा, सिंपल सी बात इतनी है कि हम मानते हैं आधार, माना आधार, लेट बेस माना आधार। तो देखिए आधार कैसे मानेंगे? तो सिंपल एक्स लिख देते हैं और सेंटीमीटर में दिया हुआ है आपको, देखो तो इकाई जरूरी है लिखने, यूनिट। आधार हो गया आपका एक्स सेंटीमीटर। अब क्या हो जाएगा फिर उसके बाद? एल्टीट्यूड की बात करो, एल्टीट्यूड ऊंचाई। देखो ऊंचाई कितनी है? तो ऊंचाई उसने बोली है कि जो आधार है उससे 7 सेंटीमीटर कम है, तो x माइनस 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। सिंपल, ऊंचाई 7 सेंटीमीटर कम है तो x माइनस 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब हम सीधा लिख लो बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम लगती है जब भी राइट एंगल ट्रायंगल हमें दी जाती है, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब देखिए एक बात, क्या होगा पाइथागोरस थ्योरम से? आपको पता है कि देखो जो कर्ण का वर्ग होता है वो होता है आधार का वर्ग जमा ऊंचाई का वर्ग। जो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर होता है वो बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड स्क्वायर होता है। तो कैसे भी लिख सकते हो, मान लो मैं पहले लिखता हूं यहाँ पे क्या होता है, तो ये वाला कर्ण क्या है आपका, देखो कर्ण तो यहाँ लिख दो ना, कर्ण कितना है यहाँ पे लिख सकते हो, पहले लिख दो हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज लिखना भूल गए, यहाँ पर दिया था ना हमें, हाइपोटेन्यूज कर्ण 13 सेंटीमीटर है। आपको पता है देखो आधार का वर्ग और लंब ऊंचाई का वर्ग करता हूं, आधार कितना है, देखो आधार है आपका x सेंटीमीटर, तो x का वर्ग जमा x माइनस 7 का वर्ग, बेस जमा एल्टीट्यूड का स्क्वायर किसके बराबर होता है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, वो कितना है? 13 का स्क्वायर। यही तो होती है पाइथागोरस प्रमेय कि आधार का वर्ग जमा ऊंचाई का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। अब कर दो सभी का वर्ग, एक्स स्क्वायर प्लस इसका करेंगे प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x बराबर 169। अब इसको इधर ले आएंगे, x और x 2x स्क्वायर। अब देखिए जरा, माइनस का 14x, ये प्लस का 49 है, माइनस का 169 हो जाएगा बराबर 0। इसको आगे सोल्व करोगे आप तो क्या होगा, देखो ये तो 2x स्क्वायर ऐसे का ऐसे, माइनस का 14x प्लस 49 में से 69 घटाओ, 169 में से 149 घटेगा तो आपका हो जाएगा 120, 120 होगा ना, हाँ 120 हो जाएगा। तो प्लस का 120 बराबर 0। अब क्या बचा यहाँ पे, 2 से भाग कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 60 बराबर 0। अब इसको आप सोल्व नहीं कर सकते, जब इसको सोल्व करोगे तो देखो फिर से एक नेगेटिव वैल्यू आएगी एक पॉजिटिव आएगी, तो आप नेगेटिव वाली में लिख देंगे कि इम्पॉसिबल बिकॉज ए साइड कैन नॉट बी नेगेटिव, असंभव, ये त्रिभुज की भुजा नकारात्मक नहीं हो सकती, और प्लस वाली जो आएगी वो आपकी भुजा आ जाएगी। तो जो x का वैल्यू आएगी प्लस वाली वो आपका बेस होगा, उसमें से 7 घटा देना, आपकी ऊंचाई आ जाएगी, एल्टीट्यूड आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस ए सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल्स इन ए डे। मतलब एक कुटीर उद्योग है, वो क्या करती है, कुटीर उद्योग का कारखाना है, वो क्या करता है कि कुछ संख्याएं आर्टिकल्स, पोट्री आर्टिकल्स मतलब कि बर्तनों की लगा लो, कि कुछ बर्तन एक दिन में करता है प्रोड्यूस। कुल मिलाकर क्या कह रहा है कि कोई एक कुटीर उद्योग है वो क्या करता है, कुछ बर्तन बनाता है एक दिन में। अब क्या कह रहा है कि इट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन ए पर्टिकुलर डे, मतलब किसी एक विशेष दिन यह देखा गया क्या कि डेट दी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ईच आर्टिकल, जो कॉस्ट थी ना ईच आर्टिकल की वो क्या थी, वाज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस ऑन दैट डे। मतलब जो एक आर्टिकल की कॉस्ट थी वो क्या थी, वो 3 मोर थी ट्वाइस के, किसके ट्वाइस के,
जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स उस दिन प्रोड्यूस हो रहे थे उसके, मतलब क्या कह रहा है कि जो प्रत्येक नग की जो लागत है ना वो क्या है, तो उस दिन जितने बर्तनों की संख्या बनी, जितने बर्तन जितने बने थे उसके दुगने से 3 अधिक थी। अभी समझाऊंगा क्लियरली क्या कह रहा है ये। इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज ₹90, मतलब उस दिन कुल जो निर्माण लागत थी वो 90 रुपए थी, तो फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। दो चीज पूछ रहा है। अब देखो सबसे पहली बात ये सुनो क्या कह रहा है ये सिंपल सी भाषा में ये कह रहा है कि एक दिन देखा गया कि जो कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल, मतलब जो एक बर्तन की लागत थी ना वो कितनी थी, तो जितने बर्तन उस दिन बने उसके दुगने से 3 ज्यादा थी एक बर्तन की लागत। कहने का मतलब मान लो अगर उस दिन बर्तन बने 10, तो 10 बर्तन बने ना, तो उसके जो एक बर्तन की कीमत थी वो इस बर्तन की संख्या के दुगने से 3 अधिक, मतलब 20 जमा 3 23 थी। कहने का मतलब सिंपल भाषा में यही है कि जो एक बर्तन की कॉस्ट है ना, जो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल है वो क्या थी, एक बर्तन की या प्रत्येक नग की लागत क्या थी, तो जो उस दिन जितने बर्तन बने, जितने आर्टिकल बने ना उस दिन उसके दुगने से 3 ज्यादा थी। यही तो कह रहा है ना, बस सिंपल यही कह रहा है। देखो पढ़ोगे ढंग से तो लिखा है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ईच आर्टिकल was 3 more than the twice of number of article produced on that day। जितने आर्टिकल उस दिन बने उसके ट्वाइस के 3 ज्यादा थी एक बर्तन की लागत। तो वही दोनों मानना है हमें। देखो पहले हमें क्या मानना पड़ेगा, तो पहले हमें आर्टिकल प्रोड्यूस मानने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि कॉस्ट तो क्या है, दुगने से 3 ज्यादा है, तो छोटे वाला पहले मानेंगे। तो आप पहले लिखेंगे ये वाला, मतलब जिसकी वैल्यू कम है वो पहले मानते हैं। तो पहले लिखेंगे लेट दी नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस, या लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड मतलब माना निर्माण किए बर्तनों की संख्या, निर्माण किए बर्तनों की संख्या। तो बर्तनों की संख्या क्या मान लेंगे हम, तो निर्माण किए बर्तनों की संख्या मान लेंगे बराबर में एक्स। एक्स मान ली जो बर्तन बने उतने। अब उस एक बर्तन की कीमत मानेंगे, सो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, कहने का मतलब प्रत्येक बर्तन ही है लेकिन लिखा हुआ है हिंदी में नग, तो हम नग लिखेंगे कि प्रत्येक नग की लागत। तो प्रत्येक नग की लागत क्या होगी, तो सिंपल कह रहा है कि जो एक नग की लागत है ना, जो एक की कॉस्ट है वो क्या है, इसके जितने बर्तन बने उसके दुगने से 3 ज्यादा, इतने रुपए है। सिंपल इतने रुपए है एक बर्तन की लागत, सिंपल सी बात है। उसके बाद देखिए अब क्या कह रहा है मुझे, उस दिन जो कुल खर्चा था वो कितना था, 90 रुपए था। अब एक बात बताऊं, कुल खर्चा कैसे निकलता है। अब सिंपल सी एक बात बताओ, मान लो मैं आपको कहता हूं कि 10 बर्तन बन रहे हैं, ठीक, और एक बर्तन है वो क्या है 50 रुपए का है, तो कितना हुआ एक दिन का खर्चा, तो 10 बर्तन बन रहे हैं और एक बर्तन 50 का है, तो 10 गुणा 50 500 रुपए लग जाएंगे ना उस दिन। तो जो टोटल खर्चा आता है वो कैसे निकलेगा, तो जितने बर्तन बने और एक बर्तन की जो कीमत है उनकी गुणा करके ऐसे निकलेगा। तो मतलब ये जो कुल खर्चा 90 रुपए था उस दिन, ये कैसे आया होगा, तो इतने बर्तन बने और एक बर्तन की कीमत इतनी है, इन दोनों की गुणा करके ही तो 90 रुपए आएगा। तो वैसे ही लिखेंगे आप क्या, ये गुणा ये बराबर 90। अभी समझाया ना कि कभी भी जो बर्तन बनने की जो कुल लागत है उस दिन क्या आएगी, तो जितने बर्तन बनेंगे और एक बर्तन की जो कीमत है उसकी गुणा हो जाएगी। तो सिंपल आप लिखोगे कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार, क्या बात कह रहा है ये प्रश्न में, ये कह रहा है प्रश्नानुसार कि x की गुणा आप कर दो x 2x प्लस 3 से। कहने का मतलब जितने बर्तन बने और एक बर्तन की कीमत ये कुल मिलाया कितने रुपए आए, 90 रुपए। यही तो कह रहा है 90 रुपए ऐसे तो आएंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा, गुणा करेंगे अंदर 2x स्क्वायर 3x और ये 90 इधर आ जाएगा बराबर 0। अब आप इसको सोल्व करेंगे, सोल्व कैसे होगा जरा बताओ। गुणा करने पर क्या आना चाहिए, माइनस का 180, सिंपल स्क्वायर की गुणा आनी चाहिए, जोड़ने पर आए प्लस का 3। तो पहले देखो गुणा किसकी 180 आती है, जिनमें अंतर 3 हो सके। तो देखो 15 गुणा 12 होता है आपका, इनकी गुणा 180 आती है। और इनमें से देखो हमें माइनस का 180 लाना है, तो माइनस की गुणा कब आती है, तो माइनस की गुणा तब आती है जब इन दोनों में से कोई सा एक माइनस हो। हमें जोड़ने पर क्या चाहिए, तो जोड़ने पर प्लस का चाहिए। तो अगर जोड़ने पर प्लस का चाहिए इसका मतलब ये है कि इन दोनों में से बड़े वाली संख्या तो प्लस होगी, ये वाली तो प्लस की होगी, तो माइनस वाली 12 होगी। तो प्लस 15 और माइनस 12 की गुणा माइनस 180 आएगी, और इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो प्लस का 3 भी आएगा। तो प्लस का 15 और माइनस 12 दो मिले हमें, तो 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x, यही मिला हमें।
-90 बराबर 0। अब देखिए जरा यहाँ पर क्या कॉमन आएगा, यहाँ पर आएगा x कॉमन, तो 2x प्लस 15 बचेगा, यही बचेगा ना। और उस इधर क्या बचेगा, माइनस का 12 कॉमन ले लो, सॉरी माइनस का 12 कैसे आएगा क्या कॉमन आएगा, देखो 12 और 90 है, तो आपका आ जाएगा 6 कॉमन। तो 6 कॉमन ले लेंगे तो 2x और प्लस का 15 बच जाएगा आपका बराबर 0। 2x प्लस 15 और ये x माइनस 6 बराबर 0 हो गया। अब देखिए कैसे सोल्व होगा आगे, तो बस इन दोनों को आप बारी बारी 0 के बराबर रख दीजिए। एक बार देखो तो 2x प्लस 15 बराबर 0, और एक बार रख दो x माइनस 6 बराबर 0। तो x बराबर 6 तो यहां आ गया, इसको जब आप निकालोगे तो सिंपल सी बात है, 2x बराबर -15 और x बराबर -15/2। और आपको पता है x क्या है, x तो बर्तनों की संख्या है ना, तो कभी बर्तनों की संख्या माइनस हो सकती है भाई, बर्तन 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कभी -4 बर्तन हो सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं, बर्तनों की संख्या माइनस नहीं हो सकती। तो आप लिखेंगे कि इम्पॉसिबल, मतलब असंभव। क्यों पूरा लिखेंगे, क्योंकि द नंबर ऑफ आर्टिकल्स कैन नॉट बी नेगेटिव, बर्तनों की संख्या नकारात्मक नहीं हो सकती। या फिर आप इम्पॉसिबल लिख दोगे तो भी चलेगा, बाकी डिटेल में लिख दो अच्छा रहेगा कि बर्तनों की संख्या नकारात्मक नहीं हो सकती। तो आपका x की वैल्यू क्या आई, 6। तो अगर x की वैल्यू 6 आई तो निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या कितनी है, 6। और एक बर्तन की कीमत तो 2 छिक 12 और 3 15। तो सिंपल देख लो, 15 रुपए का था एक बर्तन, 6 बर्तन बने, 15 छिक 90 रुपए आ गए। तो वही आपका x की वैल्यू 6 आ जाएगी। 6 आते इन दोनों की हमें वैल्यू पता चल जाएगी, x की वैल्यू भरते हैं यहाँ पे।